Good morning, students. This is Pooja Saxena, Geography Department, Government College, बूंदी। हमारे पेपर जियोग्राफी ऑफ इंडिया भारत का भूगोल के अंतर्गत हम भारत में परिवहन का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने स्थल और वायु परिवहन को देखा। आज हम वाटर ट्रांसपोर्ट जल परिवहन को डिस्कस करेंगे। देखिए, जल परिवहन यानी नदियों, झीलों, नहरों, सागरों, महासागरों से परिवहन एक प्राचीन परंपरा रही है। यूँ कहें कि सड़क और रेल यातायात के प्रचलन से पूर्व जल परिवहन द्वारा माल और यात्रियों का यातायात हुआ करता था। जल परिवहन एक सस्ता और पर्यावरण अनुकूल माध्यम माना जाता है, जो भारी वस्तुओं की ढुलाई हेतु भी उपयुक्त है। साथ ही साथ इसमें इसके द्वारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया जाता है, यानी रोज़गार उत्पन्न किया जाता है। लेकिन जहाँ तक रेल ट्रांसपोर्ट से बात करें या रोड ट्रांसपोर्ट से बात करें, वाटर ट्रांसपोर्ट suffered a great deal at the hands of roads and railways because it could not compete with the speed of road and rail transport. Although efforts are being made to revive the inland waterways, yet this mode of transportation is at its initial stage. सड़क और रेल यातायात से यदि तुलना की जाए तो जो जल परिवहन है वो इतना प्रभावी नहीं है स्पीड की दृष्टि से, लेकिन इसको बहुत हद तक रिवाइव किया जा सकता है। अभी हम ये कहें कि ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारत की बात करें तो वाटरवेज प्रोवाइड ओनली 1% ऑफ टोटल ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया। The total length of navigable waterways in India, comprising rivers, canals, backwaters, creeks, etc., is 14,500 kilometers, out of which only 3,700 kilometers is navigable by mechanized boats. Only 2,000 kilometers is actually used. तो भारत में 14,500 किलोमीटर टोटल लंबाई वाटरवेज की है, जिसमें से लगभग जो 2,000 किलोमीटर है उसी का ही मुख्यतः उपयोग हो रहा है। As regards canals, we have a network of about 4,300 kilometers of navigable canals, of which a stretch of 900 kilometers is navigable by mechanized crafts. So, the emerging scenario shows that the inland waterways are greatly underutilized, and इस दृष्टि से हम भारत के जल परिवहन को दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। एक तो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के रूप में, और दूसरा बाह्य यानी कि सागरीय और महासागरीय जल परिवहन के रूप में। हम इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें, देखिए भारत में आंतरिक जल परिवहन के रूप में गंगा, भागीरथी, हुगली, ब्रह्मपुत्र, बराक, गोवा की नदियाँ, केरल के बैकवाटर एरियाज, मुंबई के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, गोदावरी, कृष्णा, आंतरिक जल परिवहन के माध्यम से लगभग 44 मिलियन टन माल ढोया जाता है। इसके अतिरिक्त असंगठित क्षेत्र की छोटी छोटी नौकाएं भी माल और यात्री परिवहन किया करती हैं। बहुत से कारक हैं जो इनलैंड वाटरवेज को प्रभावित करते हैं, जैसे द रिवर्स एंड कैनाल्स शुड हैव रेगुलर फ्लो ऑफ सफिशिएंट वाटर। नदियों और नहरों में पानी का समुचित प्रवाह, नियमित प्रवाह होना चाहिए। Number two, the presence of waterfalls, cataracts, and sharp bends in the course of a river hinders the development of waterways. जलप्रपातों की उपस्थिति या तीव्र ढालों की उपस्थिति वाटरवेज के विकास को प्रभावित करती है अवरोध के रूप में। Number three, silting of the river bed reduces the depth of water and creates problems for navigation. गाद जमा होना नदी के तल पर जो है वो नदी की गहराई को कम करता है और नौवहन में बाधाएं उपस्थित करता है। सो डिसिल्टिंग ऑफ रिवर बेड्स इज़ अ कॉस्टली अफेयर। उसको गाद को हटाना एक बहुत महंगा श्रम पड़ता है। इस वजह से भी इनलैंड वाटरवेज
थ्रू रिवर इतना कारगर नहीं हो पाता. Then number 4, diversion of water for irrigation purposes reduces the quantity of water in the river channel and should be done carefully. जब पानी को डाइवर्ट किया जाता है सिंचाई उद्देश्यों के लिए, तो वो मेन रिवर चैनल में जल की मात्रा को कम करता है. तो ये काम एक तो सावधानी से होना चाहिए. And number 5, there should be sufficient demand for waterways to make it economically viable mode of transportation. इसकी यदि मांग होगी तभी आर्थिक रूप से इसका होना जो है वो सिद्ध हो सकता है. इस दृष्टि से इनलैंड वाटरवेज बहुत से हम कहें चैलेंजेस फेस करता है. अम, भारत में यदि हम राष्ट्रीय जलमार्गों की बात करें, नेशनल वाटरवेज, in order to increase the significance of inland waterways and to improve their efficiency, the government has identified 10 important waterways which are to be given the status of national waterways. And some headway has already been made in this regard. लाइक राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1, ये है इलाहाबाद हल्दिया मार्ग, जो गंगा भागीरथी हुगली नदियों पर 1620 किलोमीटर लंबा है और इसे 1986 में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 घोषित किया गया. दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग 2 नंबर 2, यह है ब्रह्मपुत्र नदी पर सादिया और धुबरी के बीच 891 किलोमीटर लंबा है और वर्ष 1988 में इसे राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया. राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जो कोल्लम कोट्टापुरम के मध्य है, ये 205 किलोमीटर लंबा है और उद्योग मंडल कैनाल और चंपाकारा कैनाल के साथ पश्चिम तटीय कैनाल का भाग है. 1993 में इसे राष्ट्रीय जलमार्ग 3 घोषित किया गया. देन राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 4, ये गोदावरी और कृष्णा नदी पर 1028 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है, जो काकीनाडा और पुडुचेरी कैनाल और कालूवाली टैंक पर बना है. 2008 में इसे नेशनल वाटरवे 4 घोषित किया गया. देन राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 5 2008 में घोषित हुआ, 585 किलोमीटर लंबा जलमार्ग, जो ब्राह्मणी नदी के तालचर घमारा कैनाल, पूर्वी तटीय कैनाल के गोयनखली छरबतिया महानदी डेल्टा नदी तंत्र के साथ मताई नदी पर फैले छरबतिया घमारा मार्ग को अपने भीतर समेटता है. इसके बाद राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 6, बराक नदी पर 121 किलोमीटर का लखीमपुर भंगा मार्ग देश का 6वां जलमार्ग है. इसके परिणाम स्वरूप उत्तर पूर्वी क्षेत्र, विशेष रूप से असम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रों के जहाजरानी और माल परिवहन में एकीकृत विकास होगा. इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2015 में 6वें जलमार्ग के तौर पर स्वीकृति प्रदान की. तो उपयुक्त जलमार्गों के अतिरिक्त भारत के प्रमुख जलमार्गों में गंगा, भागीरथी हुगली, ब्रह्मपुत्र, बराक, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और तापी के निचले भाग, गोवा की जुआरी और मांडवी नदियाँ, कर्नाटक की काली, शरावती और नेत्रवती, केरल के अंतर्जल और लैगून, मुंबई आंतरिक जल क्षेत्र और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बकिंगम नहर और कुबेर जुआर नहर सम्मिलित है. 90 आंतरिक जलमार्गों में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है. 2441 किलोमीटर या 17.01% ही रखता है, जिसके बाद वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, असम और केरल राज्य आते हैं.
जो गंगा रिवर है, गंगा इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनलैंड वाटरवे इन इंडिया. इट इज़ नेविगेबल बाय मैकेनाइज्ड बोट्स अप टू पटना and by ordinary boats up to Haridwar. It has been declared as National Waterway number 1. The entire route has been divided into three parts for development purposes. These parts are Haldia Farakka 560 kilometer, Farakka Patna 460 kilometer, and Patna Allahabad 600 kilometer. The National Waterways Allahabad Haldia stretch of Ganga Bhagirathi Hooghly River System Act 1982 has the provision that the regulation and development of this waterway is the responsibility of the central government. ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र इज ऑल्सो नेविगेबल बाय स्टीमर्स अप टू डिब्रूगढ़ फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 1384 kilometers, which is shared by India and Bangladesh. Its 891-kilometer long stretch from Sadia to Dhubri in Assam has been declared as a national waterway, जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं. हुगली डेल्टा क्षेत्र में गंगा की प्रमुख वाहिका है, जिसे कोलकाता से डायमंड हार्बर तक नदी परिवहन में इस्तेमाल किया जाता है. ब्रह्मपुत्र नदी मुहाने से तेजपुर और डिब्रूगढ़ तक स्टीमर चलाने योग्य 1280 किलोमीटर का लंबा क्षेत्र है. प्रायद्वीपीय नदियों के वर्षावाही होने से और इनके निचले भागों में ही नौका परिवहन संभव हो पाता है. तो नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ऐसी ही नदियां हैं. गोवा की जुआरी और मांडवी नदियां और पश्चिम तट की काली, श्रावती और नेत्रवती नदियों की निवेशिकाओं का प्रयोग जो है वो नदी परिवहन के अंतर्गत किया जाता है. इसके बाद हम बात करें नाव्य नहरों में, जो तमिलनाडु के तटीय भाग से होती हुई कृष्णा के डेल्टा तक जुड़ी है. बकिंघम नहर जो विश्व की सबसे पुरानी नहर मानी जाती है, इसमें लगभग 640 किलोमीटर की दूरी पर जो है नावें चलाई जाती हैं दूरी तक. देन केरल के पश्चिमी तट पर पश्चिम तटीय नहर जल परिवहन की अच्छी सुविधा है. फिर ओडिशा के डेल्टाई क्षेत्रों में कई नहरें हैं, जैसे कि केंद्रपाड़ा नहर, तलदाना नहर, ओडिशा तटीय नहर, जयपुर नहर, गोबरी नहर, जिसमें सीमित जल परिवहन होता है. गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाई भागों में भी कुछ नहरें हैं, जहाँ काकीनाडा और मछलीपट्टनम बंदरगाह मसूलीपट्टनम और एलोरा नहरों से जुड़े हैं. सुंदरबन क्षेत्र वेस्ट बंगाल में मेघना और हुगली नदी को जोड़ने वाली कई नहरें हैं. पंजाब की जो सरहिंद नहर है उसमें लकड़ियाँ बहाकर लाई जाती हैं. तो कहने का तात्पर्य ये है कि कोस्टल शिपिंग और शिपिंग दोनों ही दृष्टियों से, अब जैसे कोस्टल शिपिंग इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर विद इन अ कंट्री. इट इज़ क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम ओवरसीज or offshore, that implies shipping to locations of the shore such as oil rigs and platforms. Developing coastal shipping has many advantages. It decongests the railways and roadways, is relatively pollution free, is less capital intensive, provides large employment, involves continuous vigilance of the costs, and promotes sea-based industries such as fisheries and luxury tourism. तो कोस्टल शिपिंग जो है वो एक विकल्प के तौर पे हो सकती है रेलवे और रोडवेज़ की तुलना में, क्योंकि वो प्रदूषण रहित है, उसमें खर्चा कम आता है, रोजगार के वो बड़े अवसर प्रदान कर सकती है. हम विशेष रूप से जो पेनिनसुलर शेप है साउथ इंडिया की, वो ग्रेट अपॉर्चुनिटी देती है कोस्टल शिपिंग के लिए. लॉन्ग कोस्टल लाइन है 7516.6 किलोमीटर लंबी, जिस पे 12 मेजर और 185 नॉन मेजर पोर्ट्स हैं. और most of the medium and minor ports of India are underutilized in terms of their potential.
So, proper utilization of the potential of these ports can result in large scale saving. The eastern and western coasts of India can operate as two independent coastal area zone, sailing north south to take advantage of long coastal line and the multi trade of ports on east side. So it is important to note that most of the large and industrialized states like Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Odisha, and West Bengal have a long coastline and a large number of minor ports. So, as such, these states have a great potential for improving coastal shipping. केंद्रीय आंतरिक जल परिवहन निगम द सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन CIWTC की स्थापना 1967 में की गई, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। ये जो है ये देश के आंतरिक जल मार्गों में व्यापारिक गतिविधियों को भी देखता है। ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, हुगली और सुंदरबन क्षेत्र में आंतरिक जल मार्गों द्वारा माल परिवहन को संचालित करता है। नियमित कार्गो सेवा कोलकाता से करीमगंज असम, कोलकाता से बांग्लादेश और हल्दिया से पटना के बीच में है। 1986 में इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWAI बनाया गया, जिसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। ये राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास, रखरखाव और नियमन का काम करता है। और इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो पटना, कोलकाता, गुवाहाटी और कोच्चि में हैं। और राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान जो है वो पटना में है। अब हम बात करते हैं ओशनिक वाटरवेज की। भारत के जल परिवहन में सामुद्रिक जल मार्गों का विशेष महत्व है, क्योंकि इनके माध्यम से भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संपन्न होता है। हिंद महासागर में भारत की शीर्षवर्ती स्थिति और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के संदर्भ की स्थिति यहाँ के सामुद्रिक व्यापार में बहुत सहायक सिद्ध होती है। भारत की जो विशाल कोस्टल लाइन है उसके सहारे स्थित जो बंदरगाह हैं वो व्यापारिक गतिविधियों के केंद्र हैं। तो यहाँ के सामुद्रिक जलमार्गों को बाह्य और विदेशी व्यापार हेतु जनमार्ग, जिन्हें सागरीय जहाज यानी ओशनिक शिपिंग कहा जाता है, और दूसरा तटीय जहाज यानी कोस्टल शिपिंग के नाम से जाना जाता है। तो भारत में सागरीय जहाज रानी का इतिहास काफ़ी प्राचीन है। 1919 में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना के साथ इसका प्रारंभ हुआ। स्वतंत्रता के समय से ही शिपिंग में उल्लेखनीय प्रगति हुई। तो इस दृष्टि से 1958 में राष्ट्रीय जहाजरानी बोर्ड मर्चेंट शिपिंग एक्ट गठित किया गया और भारतीय जहाजरानी निगम ACI का गठन 2 अक्टूबर 1961 को किया गया। तो भारत में 13 बड़े और लगभग 200 मध्यम और छोटे बंदरगाह हैं। बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि मध्यम और छोटे बंदरगाह संविधान की समवर्ती सूची में शामिल हैं, जिनका प्रबंधन संबंधित राज्य सरकारें करती हैं। यदि हम भारत के प्रमुख बंदरगाहों को देखें तो नंबर 1 मुंबई। It is a magnificent natural harbor on the west coast of India. The deep 10 to 12 meters sea adjoining the harbor with no sandbanks enables big ships to enter the port easily. व्यापक प्रदेश सहित जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं। ये बंदरगाहों के कुल यातायात का 5वां भाग संभालता है, जिसमें अधिकांशतः पेट्रोलियम उत्पाद और शुष्क नौभार यानी कार्गो सम्मिलित हैं। Mumbai is a gateway to India from the west and handles large-scale trade of great variety. The major items of export जो यहाँ से होता है उसमें है कॉटन टेक्सटाइल्स, लेदर, टोबैको, मैग्नीज, मशीनरी, केमिकल गुड्स आदि। और जो इम्पोर्ट होता है उसमें क्रूड ऑयल,
सुपीरियर क्वालिटी का रॉ कॉटन, लेटेस्ट मशीन्स, इंस्ट्रूमेंट्स, ड्रग्स ये इंपोर्ट होती हैं। दूसरी हम बात करें जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसे पूर्व में नहावा शेवा कहा जाता था। This port was opened on 26th May 1989, and this new port has been built at an island named Nava Sheva across the famous Elephanta Caves, about 10 kilometers from Mumbai. Built at the cost of rupee 880 crore, this port is named Jawaharlal Nehru Port as a tribute to the first Prime Minister of India. The main purpose of this port is to release pressure on the Mumbai port. मुंबई बंदरगाह पर दबाव को कम करने की दृष्टि से इसका इसकी स्थिति अस्तित्व में आई. This port is equipped with the most modern facilities, having mechanized container berths for handling dry bulk cargo and service berth, etc. Most of the operations are conducted with the help of computers. This port is linked by road and rail to other railway routes and national highways. Uh, the initial capacity of the port was 5.9 million tons in 95-96, which was raised to 9.9 million tons in 97-98. Uh, the first private sector project, Nahava Sheva International Container Terminal NSICT, became operational in 2000. So JNPT, Navi Mumbai signed an agreement with P&O Australia for development of a two-berth container terminal on build, operate and transfer BOT basis for a period of 30 years in July 97. The work was completed in April 99. Another agreement was signed in August 2004 with Gateway Terminals India Private Limited for the development of the third container terminal, which will result in addition of 1.3 million TEUs. इसके बाद हम ऐसा कहें कि इट इज़ अ ट्विन पोर्ट ऑफ मुंबई. सो फार इट्स हिंटरलैंड इज़ कंसर्न्ड. जो भी पृष्ठ प्रदेश है मुंबई पोर्ट का, उसके लिए एक तरह से एक अतिरिक्त सुविधा प्रदान करने के हेतु इसका गठन किया गया. नेक्स्ट हम लेते हैं कांदला. कांदला कच्छ खाड़ी के सिरे पर स्थित ज्वारीय बंदरगाह है. गुजरात के अलावा इसके पृष्ठ प्रदेश में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर शामिल हैं. The traffic handled at Kandla consists of crude oil, petroleum products, fertilizers, food grains, salt, cotton, cement, sugar, edible oils, and scrap. Kandla has a capacity of handling a total tariff of 23.3 million tons. This port has been developed after independence to relieve congestion on Mumbai port. तो इसका गठन भी एक तो मुंबई बंदरगाह पर दबाव कम करने के लिए किया गया. This port has a vast hinterland, जैसा कि हमने बताया. The port is well connected by roads and railways. सड़कों और रेलवे से जुड़ा हुआ है. इसके बाद हम बात करते हैं मडगांव, गोवा में अरब सागर तट पर जुआरी नदी के तट पर स्थित है. It's an important port of Goa, Marmagao, located at the entrance of Juari estuary and occupies 5th position in handling the traffic. Its harbor is protected and holds about 50 steamers in fair season and 15 steamers in rainy season. It has the capacity to handle 16.1 million tons of cargo traffic. ये हैंडल करता है आयरन और जो है एक्सपोर्ट करने को.
Currently, the major items of exports are iron ore, manganese, coconut, and other nuts, cotton, etc. और import करता है बहुत कम. Imports through this port are very few. Um, with the opening of Konkan Railway, the importance of this port has increased significantly, and it is fast emerging as a multi commodity port. Four new harbors are being constructed in the Vasco Bay for handling container traffic and general cargo. इसके बाद हम बात करें न्यू मैंगलोर मुंबई तक राष्ट्रीय राजमार्ग 17 और रेल द्वारा जुड़ा हुआ है. यहाँ से लौ अयस्क जो कि कुद्रेमुख से प्राप्त होता है उसका निर्यात किया जाता है और पेट्रोलियम उत्पाद उर्वरक और शीरे का आयात किया जाता है. देन कोच्चि एक प्राकृतिक पोताश्रय है. इट्स अ नेचुरल हार्बर ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया and is located on the coast of Kerala. This port is located close to Suez Colombo route and enjoys the proximity of a trunk maritime route. It handles the export of tea, coffee, spices, and import mineral oil and chemical fertilizers. The Kochi oil refinery receives crude oil through this port. It is also a shipbuilding center. Its hinterland lies mainly in Kerala and Tamil Nadu, and it is served by a well-developed network of transport routes. इसके बाद हम बात करते हैं कोलकाता हल्दिया की. It is a riverine port located on the left bank of River Hooghly, about 128 kilometers inland from the Bay of Bengal. Kolkata port handles goods coming from Southeast Asian countries. दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से आने वाले सामान को ये हैंडल करता है. ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड जैसे कि साउथ एशियन कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से आने वाले सामान को हैंडल करता है. कोलकाता पोर्ट इज़ ऑल्सो द गेटवे टू ईस्टर्न इंडिया. पूर्वी भारत के लिए एक गेटवे की तरह है. It is the world's most important center of jute industries. Kolkata is the main port for exporting jute products, tea, coal, steel, iron ore, copper, leather, and leather products, textiles, manganese, and many more items. और जो import होता है उसमें मशीनरी, क्रूड ऑयल, पेपर, फर्टिलाइजर्स और केमिकल प्रोडक्ट्स हैं. इसके बाद हम बात करें न्यू तोतीकोरन जो कि कृत्रिम पोताश्रय है और NH7A से जुड़ा हुआ है. कोयला, नमक, खाद्य तेल, शुष्क और नौभार और पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात इसके द्वारा किया जाता है. चेन्नई एक कृत्रिम पोताश्रय है. यहाँ से काफ़ी मात्रा में परिवहन का आवागमन होता है और जो है पेट्रोलियम उत्पाद मूल रूप से इट इज़ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल हार्बर ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. एंड एक्सपोर्ट की हमने बात कर ही ली. इसका जो हिंटरलैंड है उसमें तमिलनाडु, सदर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटका सम्मिलित हैं. इसके बाद हम बात करें पारादीप पहले विशाखापट्टनम जो है इट इज़ द डीपेस्ट लैंडलॉक्ड एंड प्रोटेक्टेड पोर्ट बिल्ट एट द कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश. सबसे गहरा और प्राकृतिक बंदरगाह जिसे यूज़ किया जाता है लौह अयस्क के निर्यात के लिए. Visakhapatnam has a capacity of handling 16.7 million tons of cargo traffic. It also has the shipbuilding and ship repair industry. The hinterland of Visakhapatnam port commands an approximate area of 3.4 lakh square kilometer, which is constituted by Andhra Pradesh
and the contiguous parts of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Maharashtra, and Karnataka. This part of the country is very rich in mineral resources and agricultural produce. इसके बाद हम बात करें पारादीप। पारादीप भी एक डीप वाटर ऑल वेदर पोर्ट है जो ओडिशा के तट पर कटक से पूर्व में 100 किलोमीटर पर विस्तृत है। Because of its great depth, this port is capable of handling bulk carriers of over 60,000 DWT. पारादीप जो है उसके द्वारा जो एक्सपोर्ट किया जाता है उसमें आयरन और कोल और कार्गो सम्मिलित हैं, और जो इंपोर्ट है वो एक्सपोर्ट की तुलना में लगभग आधा रहता है। इसका जो हिंटरलैंड है वो सिर्फ उड़ीसा को ही कवर करता है। इसके बाद हम देखें एनोर। This port has recently been developed to reduce pressure of traffic on Chennai port, located slightly in the north of Chennai, on the Tamil Nadu coast. This is the country's first corporate port, and it has also a exporter of crude oil and chemical berths. The major items of traffic on the port are coal, iron ore, petroleum, and its products, chemicals, etc. And its hinterland is a part of the hinterland of Chennai port. ठीक है। इसके अलावा कई माइनर पोर्ट्स हैं, 85 माइनर पोर्ट्स हैं। कुछ के हम नाम लें तो जैसे गुजरात में 40, महाराष्ट्र में 53, गोवा में 5, दमन दीव में 2, कर्नाटक में 9, केरला में 13, लक्षद्वीप में 10, तमिलनाडु में 14, पौंडीचेरी में 1, आंध्र प्रदेश में 12, ओडिशा में 2, वेस्ट बंगाल में 1 और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में 23। तो इस दृष्टि से एक और हम महत्वाकांक्षी योजना की बात करेंगे भारतीय जल परिवहन के अंतर्गत, सेतु समुद्रम परियोजना। भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी और पश्चिमी तट को नौवहनीय नहर से जोड़ने की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, सेतु समुद्रम शिप कैनाल प्रोजेक्ट SSCP, जिसे 19 मई 2005 में स्वीकृति प्रदान की गई। इस प्रोजेक्ट से श्रीलंका के उत्तर में उथले जल को गहरा कर मन्नार की खाड़ी, पाक जल खाड़ी या संधि के आर पार नौवहन योग्य नहर बनाकर अरब सागर के साथ बंगाल की खाड़ी को जोड़ा जाएगा। तो इससे जो जहाज हैं वो भारत के प्रादेशिक जल से होते हुए सीधे मार्ग से पूर्वी और पश्चिम तट के बीच आवाजाही कर पाएंगे और उन्हें श्रीलंका का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। और 424 नॉटिकल माइल यानी 780 किलोमीटर और इसमें लगने वाले जो 90 घंटे होते हैं उससे बचत मिलेगी। तो उम्मीद की जा रही है कि इस प्रोजेक्ट से तटीय तमिलनाडु के अतिरिक्त समुद्री सुरक्षा भी मिलेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने भी इस प्रोजेक्ट से सीधे सीधे लाभ मिलेगा। नौसेना और तटरक्षक बलों के पोत पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व की ओर प्रत्यक्ष रूप से और अच्छी स्पीड के साथ आवाजाही कर पाएंगे। हालांकि प्रोजेक्ट शुरू से विवादास्पद रहा है, पर्यावरणीय, सांस्कृतिक, सामाजिक दृष्टि से संवेदनशील है, तो इसका विरोध भी होता रहा। अभी भी ये सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। तो और इसके कोई वैकल्पिक मार्ग निकाला जाए, इस पर भी तैयारी चल रही है। तो ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना है।